हेलो डियर। आज डे 2 है और पर्सनली मुझे ये सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई है कि मैं शुरुआत में आपको हेलो डियर स्टूडेंट न कहकर हेलो डियर ब्रदर सिस्टर एंड स्टूडेंट कहकर वेलकम करूं, क्योंकि कोई इंटर्नशिप करने वाला स्टूडेंट यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आएगा और शुरुआत में उसको अगर ये सुनने को मिल जाए कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या पता वो साइमन कमीशन गोभी खोजे। उसको लग रहा है पढ़ाने वाला तो अपने जैसा सेम उम्र का लग रहा है और हमको स्टूडेंट बोल रहा है। तो पर्सनली मैंने आपके वेलकम करने के लिए शुरुआत में ही एक करेक्शन कर दिया है कि मैं आपको अब हेलो डियर ब्रदर सिस्टर एंड स्टूडेंट कहकर वेलकम करूँगा। दूसरी बात यह है कि हम वीडियो 30-40 मिनट का न बनाकर आपको 10 से 12 मिनट का एक क्लिप प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप जिस समस्या के लिए यहाँ पर आए हैं वो समस्या आपकी अच्छे से सॉल्व हो जाए। हमारा टारगेट वॉच टाइम को बढ़ाना नहीं है कि आपको 30-40 मिनट का वीडियो दे दे और आप हमारे वीडियो को देखते जाओ और इसमें से अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहो। अगर आप पर्सनली किसी टॉपिक की समस्या लेकर आए हैं तो उस टॉपिक को थंबनेल में मेंशन कर दिया जाएगा और उसको आप अच्छे से रिसोल्व कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो डॉक्टर उसको सीधे से ट्रीटमेंट कर लेता है, और अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है तो वो फिर फुल बॉडी चेकअप करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आप अगर किसी एक समस्या को लेकर आ रहे हैं तो पर्सनल आपके लिए एक क्लिप होगी, और पूरी चैप्टर की समस्या लेकर आ रहे हैं तो आपको फिर फर्स्ट से लास्ट वीडियो तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बातें जो मुझे आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है, और आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अपने डेली लाइफ में जो उदाहरण है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम प्रॉपरली उस कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बात करेंगे कि जो आपको पढ़नी है। कल जो बात की थी वो सिर्फ आपको बताना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आज जो हम बात करेंगे वो आपके प्रॉपरली कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की बुक दे रखी है विज्ञान की, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत में आपको रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को हम आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट उदाहरण है कि दूध का दही में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध को जब दही में बदलना होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जब दूध को ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो उसमें एक बैक्टीरिया पनप जाता है, वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। आपने नाम सुन रखा होगा, कभी न कभी सुना होगा। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध का जो जटिल रूप है उसको सरल में तोड़ता है। दूध का क्या कर देता है, किण्वन कर देता है। किण्वन क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना। अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूप है, कोई जटिल रूप है, कोई हार्ड रूप है, उसको क्या कर देना, सरल में बदलना। तो दूध का दही में बदलना, दूध एक हार्ड रूप है और उसको कॉम्प्लेक्स से सरल करना। दही एक सरल पदार्थ होता है जो आसानी से पाचित हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूध का दही में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण है, अपने जो रोटी सेकने वाला लोहे का तवा होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री किताबों में पढ़ी होगी। हमारे मम्मी के मम्मी ने हमारे मम्मी को केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, और वो केमिस्ट्री ये है कि रोटी बनाने वाला जो तवा अगर लोहे का है तो उसको धोना नहीं है। अगर उसको हम जल से धो लेते हैं तो वो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसका जो ऊपर की लेयर है वो नष्ट होने लगेगी और फिर वो कलर के रूप में बाहर आएगी। ठीक है, तो रोटी बनाने वाला जो तवा है उसको अगर हम धोते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा जो उदाहरण हमारे पास है वो है अंगूर का किण्वन करके शराब बनाना। अंगूर जो होता है उसको एक लंबे समय तक सड़ाया गलाया जाता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। जब उसको एक लंबे समय तक सड़ाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो क्या कर देते हैं, अंगूर जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है उसको सरल रूप में बदलते। शराब जो है, अंगूर जो है, उसका किण्वन होने पर जटिल रूप से एक सरल रूप में बदला हुआ पदार्थ है और कुछ भी नहीं है। तो वह भी एक प्रकार की क्या, रासायनिक अभिक्रिया। 3 उदाहरण की बात कर ली हमने। चौथा उदाहरण की हम बात करेंगे, हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हमारे श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन होती हुई कोशिका तक जाती है
और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एक अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन CO2 में बदलती है। अब ऑक्सीजन किस में बदल गई? CO2 में, और श्वास में हम बाहर निकालते हैं CO2। तो ऑक्सीजन का CO2 में बदलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारे डेली लाइफ के जो 3-4 एग्जाम्पल थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा की। कल मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है वही बताया था, उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होती है वो नहीं बताई थी। तो आज जो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है। एकल या दो से अधिक पदार्थों का मिलकर एक नए पदार्थों को बनाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एकल या दो से अधिक पदार्थों का मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की बात होगी, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण की बात होगी। अब हम चलते हैं बोर्ड पे और फिर करते हैं। अभी हमने बोर्ड को दीवार से लगाया नहीं है, इसको टेबल के सहारे रखा हुआ है। जैसे ही बोर्ड दीवार से लगा दिया जाता है तो फिर हम इसका 100% यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर लिखकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बोर्ड पर लिखने से बच रहा हूँ, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के जब आपको एग्जाम में उदाहरण पूछे जाएंगे तो आपको जो आंसर शीट में उदाहरण लिखने हैं वो 2-3 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान से उदाहरण है। फर्स्ट जो उदाहरण है, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और CO2 गैस बनाना। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 गैस बनती है। यहाँ पर कार्बन के गुणधर्म न तो CO2 से मैच करते हैं, न ही ऑक्सीजन के गुणधर्म CO2 से मैच करते हैं। इन दोनों के गुणधर्म CO2 से मैच नहीं करते हैं, अतः यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल ही आसान सा उदाहरण है और ये बिल्कुल 100% आपको याद रखना है। दूसरा जो उदाहरण है वो ये है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम जो है उसका कलर सफ़ेद होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका कलर सफ़ेद धूसर होता है। अब सफ़ेद धूसर क्या होता है? सफ़ेद कलर में हम जब थोड़ा बहुत काला कलर मिला देते हैं उसको कहते हैं सफ़ेद धूसर। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम के गुणधर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैच नहीं होते हैं और ऑक्सीजन के गुणधर्म भी मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैच नहीं होते। यहाँ पर भी हमको एक नया पदार्थ मिला है, अतः ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तीसरे उदाहरण की बात करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है ये। तीसरा उदाहरण जो है, जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जब इस जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो पहली बार में देखने पर तो आपको लग रहा होगा सर जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, इसमें तो कुछ नया नहीं दिख रहा है। तो सुनो बात, दूर से जब देखोगे तो गधा और घोड़ा सेम दिखेगा और पास में जाके जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये गधा है और ये घोड़ा है। वैसे ही अगर इस केमिस्ट्री को दूर से देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये सारा सेम ही है, दोनों सेम ही लगेंगे, गधे और घोड़े सब सेम लगेंगे। पर जब केमिस्ट्री में घुसोगे, इसको जानने की कोशिश करोगे, तब पता लगेगा आपको कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट दोनों बिल्कुल ही अलग है। हाइड्रोजन गैस अलग है और जिंक अलग है। तो हमको जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाएंगे तो हमको जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो एक नया पदार्थ होगा। तो दो इनमें से 3 न याद करके आप कम से कम 2 तो याद रखिएगा। फर्स्ट जो है कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और CO2 गैस बनाना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो हमने 3 उदाहरण की बात कर ली। अब बात करते हैं हम आगे की कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो होता है वो शब्द समीकरण होता है और दूसरा जो होता है वो रासायनिक समीकरण होता है। शब्द समीकरण जो होता है उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में दर्शाते हैं। शब्दों में कैसे? जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला था कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है और हमको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको शब्दों में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा ब्राइटनेस का इशू बन रहा था, अब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो शब्द समीकरण क्या होता है? किसी अभिक्रिया को शब्दों में दर्शाना। जब किसी अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम था, उसको मैंने मैग्नीशियम को शब्दों में लिख लिया, प्लस का प्लस लिख दिया, ऑक्सीजन को हिंदी में ऑक्सीजन लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब शब्द समीकरण को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जाता है, उसके प्रतीकों में दर्शाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसका प्रतीक आप सबको पता है O होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। वैसे ही सभी तत्वों के प्रतीक होते हैं और सभी यौगिकों के कुछ एक सूत्र होते हैं। तो उन सूत्रों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जब रासायनिक समीकरण को हम प्रतीकों में लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है। कैसे? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या थी हमारे पास? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो अब हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे, मैग्नीशियम को किस में लिखा हमने? प्रतीक में। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। अब क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अभी हमने 3 बातों की चर्चा की है। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, दूसरा शब्द समीकरण क्या होता है, और तीसरा रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब पहली वाली जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया, मैं इसमें आपको एक गुणधर्म बता देता हूँ कि ऑक्सीजन जो होता है किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी वस्तु को बुझाने में सहायक होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का गुणधर्म क्या है? अलग अलग। तो इसके गुणधर्म इससे मैच नहीं कर रहे, तब ये रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम, इससे पहले हम जान लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम एक उदाहरण लेते हैं और फिर उस उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी अभिक्रिया को लिखने के लिए कौन कौन से नियम को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। ठीक है। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना है, और तीर जिस दिशा में जा रहा है वो उत्पाद होगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अभिकारक। ठीक है यहाँ तक। अब इसको लिखने के लिए जो अभिक्रिया है उसमें ये अभिकारक हो गया, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और जो पदार्थ हमको नया मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही क्या हो गए? उत्पाद। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है अपना चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको कहते हैं अपने बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? गैस। ठीक है। अब जब एक या एक से अधिक पदार्थों को एक साथ दर्शाना हो तो हम रखते हैं उसके बीच में प्लस का चिन्ह। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कितने पदार्थ बन रहे हैं? 2 पदार्थ। तो 2 पदार्थों को दर्शाने के लिए बीच में कौन सा चिन्ह रखते हैं? प्लस का। अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 पदार्थ होते तो हम प्लस करके यहाँ पे दूसरा पदार्थ लिख देते हैं। ठीक है यहाँ तक। तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम जो होता है, हमें पदार्थों की अवस्था भी दर्शानी होती है। अवस्था क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड अवस्था में, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो भी कौन सी अवस्था में? सॉलिड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में? गैस में। टोटल हमको 4 प्रकार की अवस्था दर्शानी है कि कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो हमको उससे लिखेंगे G से। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसको लिखेंगे हम S से। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसको लिखेंगे हम L से। अगर कोई पदार्थ द्रव में घुला हुआ है, द्रव में मिक्स किया हुआ है, तो उसको लिखेंगे हम AQ से, एक्वस। जैसे नींबू को अगर हमने पानी में मिला दिया तो अगर नींबू पानी में घुल गया है तो वो जलीय विलयन है, और जलीय विलयन को हम AQ से दर्शाते हैं। G का मतलब गैस होता है, S का मतलब सॉलिड जो होता है ठोस होता है, L का मतलब लिक्विड द्रव होता है, और AQ जो होता है एक्वस जलीय विलयन। अगर कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो उसको हम AQ से दर्शाएंगे। ठीक है यहाँ तक।
तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट की अवस्था दर्शाई, एच से ठोस है, कैल्शियम ऑक्साइड की अवस्था दर्शाई, एच से ये भी ठोस है, कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था दर्शाई, जी से, इसका मतलब ये क्या है, गैस है। तो हमको अवस्था दर्शानी है। तीसरी बात, इसमें जो चौथी बात है वो ये है कि जब अभिक्रिया को हम दर्शाते हैं तो उसके यहाँ के परमाणुओं की संख्या और यहाँ के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। और उसके लिए हमको पढ़ना होगा हीट एंड ट्रायल विधि। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए हीट एंड ट्रायल विधि लेके आएंगे, जिसमें आपको एक ही पार्ट में अच्छे से हीट एंड ट्रायल विधि को बताया जाएगा, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हीट एंड ट्रायल विधि एग्जाम में आती है तो कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप एक और नियम ऐड करना चाहो तो अगर मैं तीर का निशान यूँ बना दूँ, उल्टा तीर बना दूँ, तो अब तीर यहाँ से इधर आ रहा है तो ये उत्पाद है, और अभिकारक क्या है, ये वाला तीर यहाँ से कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो तीर का निशान जिस तरफ है वो उत्पाद होगा, और तीर जिस तरफ से आ रहा है वो क्या होगा, अभिकारक। तो हमको ध्यान रखना है कि इधर लिखा है वो अभिकारक नहीं है, तीर की दिशा देखनी है हमको, तीर किस तरफ से आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है या फिर इस दिशा से आ रहा है। तीर जिस दिशा में जा रहा है वो उत्पाद होगा। अगर ऊपर वाली की बात करें हम तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अगर नीचे वाले तीर की बात करें तो ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। थैंक यू।